मैं हूं मनीष मिश्रा। स्वागत है आप सबका जागरण न्यू मीडिया के इस लोकप्रिय कार्यक्रम जागरण डायलॉग्स में। इस कार्यक्रम में हम विशेषज्ञों के साथ बात करते हैं आपके फायदे की। आज हम बात करेंगे एजुकेशन लोन की और जानेंगे इसके बारे में सब कुछ। चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अमिताभ तिवारी जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद मनीष जी। दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अमिताभ जी उनके भी जवाब देंगे। सर, महंगी होती शिक्षा के इस दौर में एजुकेशन लोन एक बहुत बड़ा सहारा है जिनके पास पैसे नहीं है उनके लिए। हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि एजुकेशन लोन किन किन कोर्सेज की पढ़ाई के लिए मिलता है और क्या कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए भी हम एजुकेशन लोन ले सकते हैं। देखिए, एजुकेशन लोन जो है वो अमूमन हर कोर्सेज के लिए मिलता है। जैसे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आपका बीए, बीकॉम, बीएससी, एमबीबीएस एटसेट्रा, एलएलबी। आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे एमकॉम, एमएससी, एमए, एमबीए वगैरह। इवन पीएचडी और अदर स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के लिए भी एजुकेशन लोन जो है वो मिलता है। इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये ध्यान में रखने वाली है कि जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाई करना चाहते हैं या जहां से आपको ऑफर लेटर या एडमिशन लेटर है, उस वो यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव होनी चाहिए। कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज, पार्ट टाइम कोर्सेज, डिस्टेंस कोर्सेज, इनके लिए भी एजुकेशन लोन जो है वो मिलता है। अगर बाहर के किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी यहाँ के यूजीसी या एआईसीटीई इक्विवेलेंट जो वहां पे बॉडी है उससे उसके अप्रूव्ड होनी चाहिए। कई बैंक्स की अलग अलग लिस्ट भी होती हैं, खास करके प्राइवेट यूनिवर्सिटी और फॉरेन यूनिवर्सिटीज के लिए। तो आपको अलग अलग बैंक में जाकर के अप्रोच करके ही पता चलता है कि एक्चुअली आपका जो है यूनिवर्सिटी या कॉलेज एलिजिबल है या नहीं। मोस्टली तो वेबसाइट्स पे भी कई कई बैंक्स के ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहती है। अच्छा, कौन कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। कोई भी एजुकेशन लोन ले सकता है। इसकी एलिजिबिलिटी तो यही है कि आपके पास यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज का एडमिशन लेटर या ऑफर लेटर विद फी डिटेल्स आपको अपने पास होनी चाहिए। और आप अगर उसको ले करके किसी बैंक को अप्रोच करते हैं तो जनरली बैंक जो है उस कॉलेज के आधार पर, उसके प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर, बिकॉज बैंक्स भी इन कॉलेजेस की रैंकिंग करते हैं ए बी सी डी, उसके हिसाब से इंटरेस्ट रेट होता है। अगर प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड आप किसी कॉलेज का बहुत अच्छा है और आपको एडमिशन वहां मिल रहा है तो इंटरेस्ट रेट जो है आपका सबसे लोएस्ट होगा, जैसे आईआईएम वगैरह हो गए, आईआईटी वगैरह हो गए। अगर कोई प्राइवेट कॉलेज है जिसकी प्लेसमेंट ट्रैक रिकॉर्ड उतनी अच्छी नहीं है तो उस केस में जो इंटरेस्ट रेट है आपका वो ज्यादा होगा। इसमें ये बात समझ लेने वाली है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो भी को एप्लीकेंट्स होते हैं, क्योंकि जो भी बच्चा एडमिशन ले रहा होता है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड नहीं होता और उसके नाम पे जनरली उतने एसेट्स नहीं होते हैं। इसलिए जो है बैंक्स जो हैं वो पेरेंट्स को इसमें को एप्लीकेंट बनाते हैं। जी, अब सवाल उठता है सर कि एजुकेशन लोन लेकर जो पढ़ाई करते हैं उनके ऊपर एक और जिम्मेदारी होती है, उसका रीपेमेंट करना। जिस बैंक या एनबीएफसी से उन्होंने एजुकेशन लोन लिया है उसको रीपे करना भी उनकी एक जिम्मेदारी होती है। आखिर ये रीपेमेंट कब से शुरू होता है। देखिए, किसी भी बैंक से अगर आप एजुकेशन लोन लेंगे तो जो कोर्स पीरियड है उसमें तो ईएमआई जो है उस पर मोरेटोरियम होता है। इसका मतलब है कि उस वक्त आपको किस्त देनी नहीं पड़ती है, जितने भी साल का कोर्स हो। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि लोन पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, इंटरेस्ट का मीटर तो चालू रहता है, लेकिन आपको ईएमआई देने की जरूरत नहीं है। मान लेते हैं आप एमबीए कोर्स कर रहे हैं जो 2 साल का है, तो 2 साल तक तो कोई भी ईएमआई नहीं लगेगी। उसके 1 साल तक भी कोई ईएमआई देने की जरूरत नहीं है अगर आपकी नौकरी उससे पहले नहीं। लेकिन ईएमआई का जो साइकिल है वो कोर्स ड्यूरेशन के 1 साल बाद से शुरू हो जाता है, चाहे आपकी नौकरी लगी हो या ना लगी। अगर डे 0 पे या इस 1 साल के दौरान आपकी नौकरी लग जाती है तो उसके 6 महीने बाद से एजुकेशन लोन की रीपेमेंट शुरू हो जाती है। इसका मतलब है कि 1 ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स और 6 months
आफ्टर यू गेट द जॉब, विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद से ईएमआई जो है आपकी किस्त शुरू हो जाती है। अच्छा, एजुकेशन लोन अधिकतम कितने तक का मिल सकता है? देखिए ये भी अलग अलग बैंक्स के ऊपर है, अलग अलग बैंक्स का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। कुछ बैंक्स डोमेस्टिक यूनिवर्सिटीज यानी यहाँ पे पढ़ाई के लिए ज्यादा 30 लाख तक का लोन देते हैं, कुछ बैंक्स 50 लाख तक भी देते हैं, कुछ बैंक्स 1 करोड़ तक भी देते हैं। फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन में पढ़ाई के लिए भी कुछ बैंक्स की लिमिट 1 करोड़ की है, कुछ 1.5 करोड़ तक की है। तो ये अलग अलग बैंक्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में एजुकेशन लोन कितना बड़ा है, उसका क्या एनपीए है, उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उस बैंक का एजुकेशन लोन सेक्टर पे फोकस है भी कि नहीं, ये सब चीजें जो हैं बैंक्स की अलग अलग जो लिमिट्स हैं और जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनको निर्धारित करती है। इसमें सिर्फ ट्यूशन फीस ही नहीं, आपका जो बुक्स की जो कॉस्ट है, यूनिफॉर्म की कॉस्ट है, लाइब्रेरी कॉस्ट, एग्जामिनेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अगर आप बाहर पढ़ रहे हैं तो आपका टू एंड फ्रो टिकट्स, ये सब भी जो है इसमें इंक्लूडेड होता है, लैपटॉप वगैरह ये सब भी इंक्लूडेड रहता है कॉस्ट। अच्छा, एक बात यहाँ पे मतलब दर्शकों के मन में भी आ रही होगी और मेरे मन में भी आ रही है कि जैसे कोई मेडिकल की पढ़ाई करना चाहता है, मेडिकल की पढ़ाई बहुत महंगी है। आपने अभी एमबीए का एवरेज फी बताया ही है, जो करोड़ के करीब है। ऐसे में एक आम मध्यम वर्गीय परिवार जो है, अगर जो वो एजुकेशन लोन, उसका बच्चा एजुकेशन लोन लेने जाए, तो उसको कोलेटरल के तौर पर क्या रखना होगा? अगर जब कोलेटरल नहीं होता है तो उसकी फीस की भरपाई एजुकेशन लोन से हो, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है? एजुकेशन लोन की एलिजिबिलिटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आपने पूछा है। देयर आर नो फ्री लंचेस। तो एजुकेशन लोन जो है वो अनसिक्योर्ड लोन नहीं होता है। हाँ। जनरली बैंक्स, अलग अलग बैंक्स, हालांकि यहाँ पे अलग अलग लिमिट है, 5 से 7.5 लाख तक का लोन जो है वो कोलैटरल फ्री देती है। लेकिन अगर आपका एजुकेशन लोन इस अमाउंट से ज्यादा है तो उसके लिए बैंक आपसे कोलैटरल लेता है, यानी कुछ ना कुछ आपसे गिरवी रखता है सामान। वो क्या हो सकता है? आपके पेरेंट्स के नाम की एफडी हो सकती है, प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई फ्लैट हो सकता है, शेयर सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, एलआईसी पॉलिसी हो सकती है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है। तो कुछ ना कुछ कोलैटरल इक्वल टू, और इवन कहीं कहीं पे मार्जिन भी लिया जाता है, मार्जिन इंक्लूड करके उतने का कोलैटरल आपको बैंक के पास गिरवी रखना पड़ता है। क्योंकि ये जो लोन, अब इसमें बैंक आपको लोन दे रहा है पढ़ाई करने के लिए, लेकिन अगर आपकी नौकरी लगी ना लगी तो उसके बाद का रिस्क तो बैंक नहीं उठा सकता, इसलिए बैंक अपने आप को कवर कर लेता है पहले ही। और जैसा आपने दूसरा जो आपका सवाल है इसी से जुड़ा हुआ, कि कोई भी अभिभावक जो है अपने बच्चे के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ नहीं करना चाहता, भले वो कितना भी अमीर हो, कितना भी गरीब हो। और एजुकेशन इंडिया में काफी इंपॉर्टेंट है मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए। आगे जो बढ़ने के जीवन में जो सीढ़ी है वो हम एजुकेशन को मानते हैं। तो सिर्फ एजुकेशन लोन के भरोसे तो लोग रह नहीं सकते कि हम एजुकेशन लोन ले लेंगे और अपने बच्चे की पढ़ाई करवा देंगे और वो जो भी उसको जॉब वॉब लगेगा वो अपना ईएमआई पे करता रहे। क्योंकि हमने देखा है कि बिना कोलैटरल के तो लोन ही नहीं मिलेगा शायद आपको 5 या 7.5 लाख से ऊपर का। वो एक लिमिटेशन। तो उस केस में इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज के ऑप्शंस हैं बहुत सारे। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जैसा आपने भी पहले सवाल में कहा है कि एजुकेशन का जो इन्फ्लेशन है वो 11-12% है इंडिया में। नॉर्मल इन्फ्लेशन जो है 5-6% का, उससे डबल होता है। तो सबसे पहले तो हमें ये आकलन करना जरूरी है कि हमारा बच्चा आगे जाके क्या पढ़ने वाला है, उसकी रुचि किस में। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होता करना, बट फिर भी ऑन अ रफ बेसिस हमको ये मालूम होना चाहिए कि आज जो भी हमारा बच्चा पढ़ना चाह रहा है या हम जो उसे पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है और कितने साल बाद वो एजुकेशन उसको उस कॉलेज में एडमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो उस साल में कॉस्ट क्या होगी, ये 10-11%, 12% इन्फ्लेशन लगा के आपको अमाउंट पता चल जाएगा। तो आपको गोल एक माइंड में है। अब अगर गर्ल चाइल्ड है आपके पास तो सुकन्या समृद्धि एक ऑप्शन है, जिसमें बेटी 10 साल से नीचे की आयु की बेटी के अकाउंट में आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें इंटरेस्ट रेट भी अच्छा है, 7.6% है आज के डेट में, गवर्नमेंट गारंटीड है। तो वो आप 18 साल पे पार्शियल विड्रॉल
और हायर स्टडीज तो यूजुअली 21-22 साल में ही होती है, आप जी। खुद विड्रॉल कर लेते हैं। अगर बॉय है तो बॉय के लिए सुकन्या समृद्धि टाइप के भी कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन पीपीएफ भी आप माइनर के अकाउंट में खुला सकते हैं, और हाँ। वहां पे भी इंटरेस्ट रेट एफडी से ज्यादा होता है। आज के डेट में भी 7.1% है। जी। तो वहां पे भी 15 साल की लिमिट होती है, और ये सब इन्वेस्टमेंट जो है ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लॉन्ग ड्यूरेशन वाले हैं, तो वहां पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो नॉर्मल एवेन्यूज हैं वो तो है ही, आपका फिक्स डिपॉजिट है, शेयर मार्केट में आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, अच्छी ब्लू चिप स्टॉक्स जो कि 15 साल बाद आप सीधा का सीधा निकालते हैं, उसमें भी आपको 11-12% पर एनम इंटरेस्ट मिल सकता है। आप म्यूचुअल फंड्स में एसआईपीस कर सकते हैं। तो जितना हो जी। सके पेरेंट्स को खुद से ही एजुकेशन कॉस्ट जो है वो बेयर करने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज लोन तो लोन ही होता है, और लोन आपको जब चाहिए और नहीं मिले तो उससे आपका जो आपके बच्चे के भविष्य के ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा हो सकता है। निश्चित रूप से आपने बड़ी अच्छी बातें बताई हैं। एक मतलब हमारे एक दर्शक हैं, वो जानना चाहते हैं कि मान लीजिए हमने एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई शुरू की, किसी कारणवश हमने पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए हैं, या अगर पढ़ाई पूरी कर भी लिए उसके बावजूद 6-8 महीने तक मुझे नौकरी नहीं, तो ऐसे में हमारे लोन रिपेमेंट का क्या होगा अगर हम एजुकेशन लोन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? देखिए, अब आप अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया है तो चुकाना तो पड़ेगा। अगर बीच में किसी ने पढ़ाई छोड़ भी दी तो एजुकेशन लोन तो आपको रीपे करना पड़ेगा। मोरेटोरियम जो नॉर्मल है वही आपको मिलेगा, यानी कोर्स ड्यूरेशन तक आपको पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा, और उसके 1 साल बाद तक ज्यादा से ज्यादा आपको छूट मिल सकती है। हाँ, अगर ये डिफॉल्ट हो गया आप, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिला है तो आप पैसे चुकाने की स्थिति में नहीं है, तो बैंक के पास ऑलरेडी सिक्योरिटी होती है, आपके जी। पिताजी के एफडी, एलआईसी पॉलिसी, शेयर सर्टिफिकेट, फ्लैट्स के कागज, प्रॉपर्टी के कागज, वो उनके पास गिरवी होती है, वो उसको बुना करके बैंक जो है आपका जो लोन है वो आपसे रिपे करा लेता है। और लोन अगर आपने रिपे नहीं किया तो उसका सिविल पे भी इम्पैक्ट है, क्योंकि आप एप्लीकेंट आप हैं, यानी स्टूडेंट है, तो आपकी जी। लाइफ लॉन्ग जो है आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाता है। और पेरेंट्स जो कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट स्टेज पे होंगे, उनकी भी क्रेडिट हिस्ट्री उसकी वजह से खराब हो जाएगी, क्योंकि वो भी को एप्लीकेंट रहे हैं। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हो सकते हैं, अगर आपने कोर्स नहीं भी पूरा किया है या किसी कारणवश प्लेसमेंट आपकी नहीं हो पाई है, तो भी आपने अगर लोन लिया है तो उसको रीपे तो करना ही पड़ेगा। आपने कहा कि लोन तो लोन है, लेकिन होम लोन की तरह एजुकेशन लोन को आप गुड लोन की श्रेणी में रखेंगे या बैड लोन की श्रेणी में? नहीं, देखिए, जिसके जो जो अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि एजुकेशन आज के डेट में बहुत महंगा होता चल रहा है, जो अफोर्ड नहीं कर सकता है उसके लिए तो अच्छा लोन है, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलता है होम लोन्स की हम तरह। चाहेंगे कि इंटरेस्ट बेनिफिट के बारे में आप विस्तार से बताएं हाँ, हमारे दर्शकों तो को। इसमें क्या होता है कि 8 साल तक आप जो भी इंटरेस्ट पे करते हैं किसी भी एजुकेशन लोन पे, वो टैक्स डिडक्टेबल होता है, और इसकी कोई सीमा नहीं होती है, जैसे होम लोन में है 1.5 लाख की लिमिट है, इसमें कोई लिमिट नहीं है। तो सेक्शन 80E के तहत आप 8 साल तक इंटरेस्ट कॉस्ट जो है किसी भी एजुकेशन लोन का, उसके ऊपर टैक्स की बेनिफिट मिलती है, प्रिंसिपल रीपेमेंट पर नहीं मिलती है, जो कि होम लोन में मिलता है। इसलिए अमूमन मेरा रिकमेंडेशन ये है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट ही 8 साल का मिलता है, आपको एजुकेशन लोन 8 साल से ऊपर का नहीं लेना चाहिए। हालांकि अवेलेबल मार्केट में 15-15 साल का भी है, लेकिन क्योंकि टैक्स बेनिफिट ही 8 साल का है, उससे ज्यादा के टेनर का एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहिए। क्योंकि आप जब अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होते हैं, मान लीजिए आप 21-22 साल पे आप एमबीए कर रहे हैं, 24-25 साल पे आप जॉब पे लगते हैं, 15 साल का आपने एजुकेशन लोन ही ले लिया, तो आप घर और गाड़ी और ये सब लोन कब लेंगे? तो उसको बिल्कुल। बहुत ज्यादा भी आपको स्ट्रेच नहीं करना चाहिए। 8 साल क्योंकि बेनिफिट मिल रहा है तो क्यों ना उसको ले लिया जाए, टाइप वाली स्टोरी है। अगर आप पहले भी प्रीपे कर दें तो अच्छा है, इससे ज्यादा का नहीं लेना चाहिए मेरे हिसाब से। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन लास्ट में, कि क्या इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो पर्सनल लोन होम लोन की तुलना में कहाँ बैठता है?
होम लोन से ज्यादा रहेगा, पर्सनल लोन से कम होता है। और इसमें अगेन कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूट के ऊपर होता है। तो आज की डेट में एजुकेशन लोन अगर एसबीआई के वेबसाइट पे आप जाएंगे तो 7-7.5% से लेकर के 12-13% तक भी एजुकेशन लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो जाता है। क्योंकि रिस्क, देखिए, इंटरेस्ट रेट जो होता है वो किसी भी प्रोडक्ट में रिस्क को डिफाइन करता है। अगर जी। आईआईटी आईएम में किसी बच्चे का एडमिशन हो रहा है तो बैंक को भी पता है कि डे 0 पे ही प्लेसमेंट हो जाता है, प्री प्लेसमेंट हो जाता है। अगर किसी बच्चे का कैटेगरी सी या कैटेगरी डी के इंस्टीट्यूट में एडमिशन है तो बैंक भी समझता है कि इसमें रिस्क ज्यादा है, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट, इसमें प्लेसमेंट की कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए जो है वो इंटरेस्ट रेट उसमें इनबिल्ट होता है। तो होम लोन और पर्सनल लोन के बीच में कहीं पे इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो फिट होता है। चलिए, आपने बहुत सारी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की हैं। हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि अमिताभ जी ने एजुकेशन लोन से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा की है। हमें भरोसा है कि ये जानकारियां एजुकेशन लोन लेने पर विचार कर रहे दर्शकों के लिए काफी मददगार साबित होंगी। जागरण डायलॉग्स में हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं। एजुकेशन लोन से जुड़ा यह कार्यक्रम आप दैनिक जागरण के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और इसका आलेख आप जागरण.com पर भी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अमिताभ जी, नमस्कार। थैंक यू।